नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। भारत में करीब 85% डिजिटल भुगतान लेन देन यूपीआई के जरिए होता है। देश समावेशी, सुरक्षित और स्केलेबल डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म के मामले में एक उदाहरण बन सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक के अवसर पर आरबीआई की ओर से आयोजित डिजिटल सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आर्थिक लचीलापन लाने से जुड़े एक कार्यक्रम में कहा कि डीपीपी समावेशी विकास और नवाचार के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक बन गया है। डिजिटल पहचान और वास्तविक समय भुगतान के लिए आधारभूत प्लेटफॉर्मों ने सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है कि बड़े पैमाने पर लचीली, लागत कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली कैसे बनाई जाए। मल्होत्रा ने कहा कि हमारे लिए मार्गदर्शक सिद्धांत ये रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण सार्वजनिक हित के रूप में किया जाए जिनमें उपयुक्त सुरक्षा कवच हो और लाभ की कोई मंशा नहीं हो। आज भारत में करीब 85% डिजिटल भुगतान लेन देन यूपीआई के माध्यम से किए जाते हैं। हर महीने यूपीआई का उपयोग करके लगभग 20 बिलियन लेन देन किए जाते हैं, जो 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के बराबर मूल्य के होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि भारत वैश्विक विकास के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक बना हुआ है। भले ही बढ़ते टैरिफ, असमान विस्तार और एआई के तेजी से विकास के बीच विश्व अर्थव्यवस्था अधिक अप्रत्याशित होती जा रही है। आईएमएफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉर्जीवा ने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उनके मुताबिक देश को घनिष्ठ व्यापार एकीकरण से लाभ हो सकता है। भारत खुद भागीदारों के साथ उच्च स्तर के व्यापार एकीकरण का लक्ष्य रख सकता है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन से मुलाकात के बाद कहा कि भारत और ब्राजील के बीच आर्थिक संबंध मजबूत हो रहे हैं। दोनों देश कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में साझेदार हैं और बायोफ्यूल जैसे नए क्षेत्रों में भी साथ काम कर रहे हैं। पुरी ने कहा कि भारत हर साल ब्राजील से लगभग $2.5 अरब का कच्चा तेल खरीदता है। हमारी कंपनियां ब्राजील की पेट्रोब्रास कंपनी के साथ लंबे समझौते कर रही हैं। हम और ज्यादा खरीद सकते हैं। दोनों देश ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के संस्थापक सदस्य हैं, जिसमें अब 32 देश शामिल हैं। पुरी ने कहा कि ये सहयोग कई साल पहले शुरू हुआ था और भविष्य में और मजबूत होगा। Brazil is growing, but I still believe it has a potential which could be further discovered. We buy some $2.5 billion worth of traditional energy crude every year from Brazil. Many of our companies have entered into term agreements with Brazil, with Petrobras, and I think we could buy more. We are also selling high-speed diesel and aviation fuel to Brazil. Our cooperation, whether it's in the area of civil aviation, I mean Embraer, or it's in the area of biofuels or in other areas, there's tremendous scope for further enhancement. And the discussion that I had with Vice President Alckmin was in the context of the energy sector, where we have about $3.5 billion of investments in Brazil. Petrobras, which has well-known demonstrated experience in deep water and ultra exploration, is helping Oil India in seismic surveys in the Andaman Islands, and they're doing very well. I think ONGC and Petrobras have just signed an MOU on onshore exploration. So it's a journey which is started many years ago in the first Lula administration, which is gathering momentum, and I see.
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और ब्राजील के बीच साझेदारी की सराहना करते हुए कहा कि दोनों देश कृषि उत्पादन में बहुत आगे हैं। हम न सिर्फ अपनी देशों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं बल्कि दुनिया भर के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। Today is the World Food Day. It's a very important day where we celebrate the contribution of our farmers in Brazil and India, and a very appropriate day to further this partnership between Brazil and India. In some sense, two very highly agri-producing nations who not only support food security in our own nations, but also feed the people around the world with high quality agri products, and that makes your visit even more exciting, even more outcome oriented, that it's happening on such an important day. I'm sure that what we will see as outcomes from this visit will set the agenda and a strong foundation to elevate this partnership between Brazil and India. पंजाब एंड सिंध बैंक ने सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ में 29.5% की बढ़त दर्ज की है। इससे बैंक का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 295 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। बैंक ने बताया कि उसके निदेशक मंडल ने मार्च 2027 तक 5,000 करोड़ रुपए तक की पूंजी जुटाने की मंजूरी दी है। इसमें 3,000 करोड़ रुपए की राशि QIP, FPO या राइट्स इशू के माध्यम से और 2,000 करोड़ रुपए की राशि बॉन्ड्स के जरिए जुटाई जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड ने लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के रूप में 3,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसे मार्च 2027 तक एक या अधिक चरणों में जारी किया जाएगा। खाद्य जगत की दिग्गज स्विस कंपनी नेस्ले ने भी अपने वित्तीय प्रदर्शन को सुधारने के लिए छटनी का सहारा लेने का फैसला किया है। कंपनी वैश्विक स्तर पर 16,000 नौकरियों में कटौती करेगी। नेस्ले नेस्कैफे ड्रिंक्स, पालतू जानवरों के भोजन, पुरीना और अन्य उत्पाद बनाती है। स्विस कंपनी ने बताया कि वो अगले वर्ष के अंत तक लागत में कटौती का लक्ष्य बढ़ाकर 3 अरब स्विस फ्रैंक कर रही है। पहले ये लक्ष्य 2.5 अरब स्विस फ्रैंक था। प्रवर्तन निदेशालय ने बेलेकेरी बंदरगाह का इस्तेमाल कर लौह अयस्क का अवैध निर्यात करने के मामले में बेंगलुरु, होस्पेट और गुरुग्राम स्थित 20 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। केंद्रीय एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि कर्नाटक के बेलेकेरी बंदरगाह से लौह अयस्क के अवैध निर्यात के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर CBI की दर्ज प्राथमिकियों और दायर आरोप पत्रों के आधार पर इस मामले में PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की गई है। बाजार नियामक सेबी ने अंदरूनी व्यापार के एक मामले में सख्त कदम उठाते हुए भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लिमिटेड के शेयरों में हेराफेरी करने वाले कई इकाइयों के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया है। आदेश के तहत कुल 173 करोड़ 14 लाख रुपए की अवैध कमाई को जब्त करने का निर्देश दिया गया है। सेबी ने कहा कि सभी नोटिस प्राप्त इकाइयों को अपने नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट खाते खोलकर इस राशि को जमा करना होगा। नियामक की जांच में खुलासा हुआ कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के एक अहम आदेश से पहले IEX के शेयरों में संदिग्ध सौदे किए गए थे। सेबी के अनुसार 23 जुलाई 2025 को CERC ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन रेगुलेशंस 2021 के तहत मार्केट कपलिंग लागू करने के निर्देश जारी किए थे। ये कदम IEX के ट्रेंडिंग वॉल्यूम पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला माना जा रहा था। सेबी ने बताया कि आदेश से पहले ट्रेंडिंग वॉल्यूम में असामान्य बढ़ोतरी और उसके बाद तेज गिरावट ने इनसाइडर ट्रेडिंग की आशंका को मजबूत किया। इन व्यापारों से 173 करोड़ 14 लाख रुपए का अवैध लाभ अर्जित हुआ। इन खुलासों के बाद सेबी ने 8 इकाइयों के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी करते हुए 173 करोड़ 14 लाख रुपए की अवैध कमाई जब्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही इन सभी इकाइयों को सिक्योरिटीज मार्केट में किसी भी तरह के लेन देन से रोक दिया गया है जब तक कि पूरी राशि जब्त नहीं हो जाए। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।